बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि थर्ड पेपर में क्या क्या आने वाले हैं। परेशान मत हो उसके लिए। सोशियोलॉजी के थर्ड पेपर में बहुत सहज सहज प्रश्न आते हैं और उनके बारे में आपको निबंध लिखना होता है। मात्र 3 प्रश्न आपको करने होते हैं और जो है बड़े ही आसानी से एक तो प्रश्न आपको 1000 शब्दों में लिखना होता है और बाकी दो 5-5 शब्दों के होते, ज़्यादा इसमें लिखना नहीं होता है। बहुत जल्दी और बहुत कम समय का एक प्रकार से आप इस अपने पेपर को कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक इस पेपर के माध्यम से आप ला सकते हो। तो आखिरकार आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से मुद्दों पर आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जाएगा बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कल आपका पेपर होगा और उसमें सोशियोलॉजिकल जो एक प्रकार सोशियोलॉजी का जो थर्ड पेपर उसका नाम है एसेज ऑन सोशल इशूज़। ये मैं बता दे रहा हूँ पेपर 3 का। तो अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस है और यही चीज़ें, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। ओके, बाकी कल पेपर है तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें से और बहुत ज़्यादा आया और चूँकि मेरे पास उतना समय भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा फिर भी आपको बता दीजिए कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। ये एक प्रकार से मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार आपकी मॉडल पेपर में मॉडल पेपर आपका यानी कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने करने को बोला जाएगा, किस तरीके से। तो हर पेपर से बिल्कुल अलग होगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सहज ही प्रश्न आएंगे और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम प्रश्न आएंगे। जैसे कि उसमें आप 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना पड़ता था, 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना पड़ता था और आपको 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखना पड़ता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 500 शब्द पर्टिकुलर निर्धारित है। इसके अलावा आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए 200 शब्द और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए 50-50 शब्दों को लिखने के लिए बोला जाता था। तो इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। अब इसमें केवल आपको 1000 शब्दों का एक प्रश्न और 500 शब्दों का दो मतलब कि 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको लगभग 2000 शब्दों के आसपास आपको लिखना है। ओके, 2000 शब्द में आप निपट जाएंगे। वैसे आप 1000 जो है दीर्घ उत्तरीय के लिए लिखते थे और एक लगभग जो है 1000 शब्द आपको लघु उत्तरीय में लिखना पड़ता था, तो 2000 ये हो गए और प्लस के आपके जो 50-50 शब्द के 5 क्वेश्चन थे, तो लगभग आपका 250 या 500 शब्द वो हो जाता था, 500 शब्द। तो 2500 शब्द जनरली आपको पेपर में लिखने होते थे, लेकिन अब आपको केवल जो है मुश्किल से 200 शब्दों के मतलब कि 2000 शब्द ही लिखने पड़ेंगे पेपर में। तो उसके लिए बड़ा ही सरल पेपर है और अच्छे अंक इसमें आते हैं। और ये सोशल इशूज़ जो होते हैं यानी सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, आप लोगों ने बीए द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट में सामाजिक मुद्दों पर आपने क्या पढ़ा होगा? सामाजिक मुद्दे, इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। ये आपने पेपर 1 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसमें आपको ये पता है कि आखिरकार मुद्दे क्या क्या होते हैं, सामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं। तो उन्हीं सामाजिक मुद्दों पर आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उन पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। निबंध कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में आपको जनरली हर एक चीज़ को बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ पूछी गई, मान लेते हैं आपसे पूछ लिया गया, मैं यहीं पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लेते हैं आपसे ये पूछ लिया गया कि बताइए कि जो है राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, या राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए, या भारत में राष्ट्रीय एकीकरण पर निबंध लिखिए, ऐसे प्रश्न ले लिया गया। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय एकीकरण के अर्थ को बताना है, यानी कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकीकरण एक बहुआयामी अवधारणा होती है। इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और ये तमाम सारे आयाम होते हैं। चूँकि ये बहुआयामी अवधारणा होती है, तो राष्ट्रीय एकीकरण समूह विशेष के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय परिवेश में उनकी जो है संदर्भात्मक जो स्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। और भारत में मुसलमानों के एकीकरण की समस्या अन्य अल्पसंख्यकों के समुदायों से अलग आप देखेंगे, क्योंकि वे सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम समुदाय के। और अंग्रेजी शासन ने पाकिस्तान का निर्माण सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में ही किया था, और हिंदुओं की तुलना में मुसलमान आमतौर पर गरीब और पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो एकीकरण में आप देखेंगे बाधित तत्वों में बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में बताना है, कुछ जो है परिचय देना राष्ट्रीय एकीकरण का। उसके बाद में आपको सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण, इन तीनों को समन्वयात्मक रूप से आपको समझाना चाहिए, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। इसी को लेकर के मिर्डल महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रवाद के समतुल्य है, अर्थात उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्र की भावना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद और अन्य विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध भावना ही क्या होती है? राष्ट्रीय एकीकरण होती है। तो राष्ट्रीय एकीकरण में तमाम सारे आप देखेंगे राजनीतिक दृढ़ीकरण हुआ, या अल्पसंख्यक वर्ग का एक प्रकार से हुआ, सरकारी दृष्टिकोण हुआ राष्ट्रीय एकीकरण का, तमाम सारे होते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख आधार भी जैसे कि भौगोलिक आधार, सांस्कृतिक आधार, धार्मिक आधार पर, कलात्मक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, यहाँ तक कि आप देखेंगे और भी अन्य सारे आधार हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत सारे तत्व बाधक भी आएंगे। सांप्रदायिकता जो है
वो इसमें बाधा उत्पन्न करती है राष्ट्रीयकरण में, ठीक है। सांप्रदायिकता से तमाम सारी हानियाँ होती हैं, सामाजिक प्रगति में बाधा होती है, राष्ट्रीय भावना को भी ठेस पहुँचती है संप्रदायवाद से, सार्वजनिक जनधन की हानि होती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तमाम सारी चीज़ें। ओके, तो ये सब है। तो आप उसके बारे में तो लास्ट में एक शब्द मतलब एक हेडिंग आप जरूर डालेंगे इन प्रश्नों में, उपसंहार के रूप में, यानी कि आपको कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट में आपको दे देना है। कंक्लूजन से बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स आपको होगा, ये बात मान लीजिए, और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो आप जब भी कोई इस मतलब खास करके इस पेपर की मैं बात करूं, तो जब भी आप लिखें, सबसे पहले आपको परिचय हेडिंग डालना है। परिचय में उस पर्टिकुलर टॉपिक जो दिया गया है उसमें देखिए, जो पर्टिकुलर यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लिखें। अभी मैं प्रश्नों को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं समझा दूंगा। हालांकि चलिए, तो आपको उसके बारे में लिखना है, फिर उसके बाद में आपको उसके बारे में सबसे पहले परिचय, और परिचय के बाद में उसके जो कारण है या वो क्यों हुआ, फिर उसके परिणाम, भारत में उसकी विशेष स्थिति, इस प्रकार से कुछ आपको बताना है, ताकि लगे कि हाँ बच्चे ने अपने मन से किया है। और अपने विचारों को किसी पर्टिकुलर से भ्रष्टाचार पे आपको लिखना है, तो भ्रष्टाचार पे आप खुल करके बोलो, उसमें दबो मत कि कोई नेता मेरी कॉपी देख लेगा कम नंबर देगा, या ऐसे कोई नेतागिर जो है टीचर आपका कॉपी चेक करेगा तो उसमें नंबर कम देगा, केस चलेगा भाई अगर नंबर कम मिलेगा। तो आप लिखो दबा करके, अपने विचारों को व्यक्त करो। वो आप यानी आप हिंदुस्तान के युवा हो, आप ही से देश चलना है, तो आपको अपने विचारों को इस पेपर में रखना है। क्यों ये पेपर आपके एग्जाम्स के लिए जो है बनाया गया है, क्यों पेपर में कभी आप लोगों ने सोचा? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही सोचते हैं, जब भी हम लोगों को जो है टाइम मिलता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि आखिरकार इस पेपर को जो है आखिरकार क्यों जो है बीए के थर्ड ईयर में रखा गया है, क्यों। तो जब ये आप क्यों किसी प्रश्न को देखेंगे, आखिरकार ये प्रश्न क्यों आ सकता है, या इस प्रश्न का की क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, ये प्रश्न। तो ये अभी तो लेक्चर आपको लग रहा होगा कि कल मेरा पेपर है सर जी, लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आपके अंक में जो है एक प्रकार से इजाफा करवाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा 100%। इसीलिए आप इस बात को जरूर सुनिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करो, ताकि आपकी परीक्षा में परीक्षा के लिए मैं और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँ। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा अच्छी होगी। बेस्ट आप लक ऑल ऑफ यू, सभी लोगों की परीक्षा अच्छी हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित तौर पर आपके पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा विधिवत रूप से बड़ी अच्छी हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग मेरे जो है व्हाट्सएप पर पेपर भी भेज सकते हो, ठीक है। अबाउट में मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप उस पर जो है व्हाट्सएप SMS करेंगे, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा। जरूर नहीं कि जो है मैं तुरंत आप SMS करें तुरंत आपकी रिप्लाई पहुंच जाएगी, 4-6 दिनों के अंतर्गत हो सकता है आपके रिप्लाई देने का प्रयास रहेगा पूरा, चूँकि बहुत सारे SMS वगैरह आते हैं, तो इसलिए माफ़ी चाहेंगे हाथ जोड़ करके आप लोगों से, ठीक है, कि आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई जो है थोड़ा बहुत मैं दे मतलब कि जो भी दे पाता हूँ मतलब मैं देता हूँ। मेरे आपके आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ। अभी रात में जब 12-1 बजे के बाद जब खाली होते हैं तो जो है हम आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ते हैं, तो बहुत सारे जो है सभी का रिप्लाई देना उतना ज़्यादा जो है एक प्रकार से पॉसिबल नहीं हो पाता है, या सभी का व्हाट्सएप पर रिप्लाई, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, इन सब पर रिप्लाई देना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, चूँकि अकेले व्यक्ति हैं, पढ़ाना भी रहता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा दूर भी रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आप जो है व्हाट्सएप वगैरह, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को रखा किराए पर कि वो आपकी व्हाट्सएप को देखे, आपके कमेंट्स पढ़े। मैं खुद ही कमेंट्स पढ़ता हूँ और खुद ही आपके व्हाट्सएप वगैरह के जो है जो कुछ भी आप लिखते हो मैं देखता हूँ बाकायदा से। तो उसमें उसको लेकर के आप कोई डाउट ना ले कि हाँ सर जी का व्हाट्सएप कोई दूसरा चला रहा होगा, या मैं खुद ही उसको यूज़ करता हूँ। मैं मेरा फ़ोन है, मैं खुद ही सारी चीज़ें अपने खुद डिपेंड करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, वैसे जब भी कोई कठिन ये सिचुएशन पड़ेगी तभी आप लोग व्हाट्सएप वगैरह करें, जो है इसके लिए मैं जो है आपसे कहता हूँ, चूँकि वो दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ही सारी चीज़ें हैं, जब भी आपकी इच्छा होगी, और बिल्कुल आप लोगों के लिए तत्पर है। आइए बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, पेपर में आपके क्या क्या चीज़ें होंगी। आप सबसे पहले जान लीजिए, पेपर 3 जो है एसेज ऑन सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दों पर निबंध, पेपर का नाम है। BA भाग 3 ये समाजशास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है, जो 2 खंडों में आपका बटा हुआ पेपर होता है। पहले आपके 3 खंड में होते थे, अति लघु उत्तरीय यानी खंड आ, बा और सा, यानी अब क्या होंगे आपके 2 खंड होंगे। देखेंगे, एक तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाले होंगे और एक लघु उत्तरीय प्रश्न वाला होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। खंड आ से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर, 3 निबंधों में से किसी एक निबंध का उत्तर देना होगा, यानी कि आपको 3 खंड आ में जो दिया जाएगा दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। 3 दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको केवल एक प्रश्न को छांट करके लिखना है, और उनको आपको लगभग 1000 शब्दों के आसपास लिखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो कि 50 नंबर का एक प्रश्न है, तो ये एक ही प्रश्न ये 50 नंबर का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना ज़्यादा इसमें लिख दीजिएगा, ताकि कम से कम नहीं तो अगर इस प्रश्न को लिखना होगा आपको तो लगभग मेरे हिसाब से 10 पेज कम से कम अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
10 पेज में लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, 5 पन्ना, समझ रहे हैं ना बात को मेरी, 5 पन्ना इसमें लिखेंगे और बाकी आप 5-5 पेज के बारे में 5-5 पेज आप उस दोनों मतलब कि देख लीजिएगा, ये जो है 5-5 शब्दों वालों को 5-5 पेज में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर टाइम बचता तो 6 कर दीजिएगा लास्ट वाले में, तो ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और जो प्रश्न आपको आता हो पहले आप करें, और थोड़ी सी जो प्रश्न थोड़ा कम आते हों उनको बीच में, और बाकी थोड़ा सा और जो उसका होता है उसको बाद में करें। और जो प्रश्न बाद में करें उनको, उसके लिए जो है आप सोचें कि जब तक कॉपी जमा नहीं हो जाती तब तक हम कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, लेकिन निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है। इतने समय से पहले आप निष्कर्ष हेडिंग डाल करके लिखें, और निष्कर्ष में थोड़ा सा बढ़ा करके, ज़्यादा निष्कर्ष भी ना लिखें। निष्कर्ष छोटा सा रहे, संक्षिप्त रहे, लेकिन विवरणात्मक रहे आपका। थोड़ा सा लिखें लेकिन ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा ना लिखें, थोड़ा सा लिखें लेकिन बातें बयां करनी, यानी कि जो बिहारी लाल को आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी किसी के छात्र के रहे होंगे आप लोग, तो बिहारी का एक दोहा है, ससैया के दो हरे जब नमक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार से निष्कर्ष होता है, यानी कि निष्कर्ष जो होता है आपका निचोड़ होता है पूरे के पूरे उत्तर का। तो एग्जामिनर जो होता है, अगर आपको ये है कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपके अंदर पता है, आपने अच्छा लिखा उत्तर, तो आप निष्कर्ष को ज़्यादा बड़ा ना लिखें। ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है जब कभी बच्चा निष्कर्ष ज़्यादा लंबा लिखता है। आप जो मेन भाग है उत्तर का, मुख्य भाग है बीच वाला, उसको आप लिखें खूब अच्छे तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन जब भी आप, मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप निष्कर्ष लिखने बैठे ना, तो निष्कर्ष में आप ऐसा करें कि लगभग जो 7-8 लाइनों में निष्कर्ष हो जाए, ताकि एग्जामिनर जो कम समय में पढ़ ले उसको, क्योंकि उसके पास समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है, और इसीलिए वो आपकी पूरी कॉपी कभी नहीं पढ़ता है। तो आपको बस उतने ही हेडिंग, यानी कि आप देखें जब भी आप लिखें कॉपी तो उसको हेडिंग वगैरह यानी कि कुछ हाईलाइटेड कर दे, ताकि उसी पर उसका ध्यान जाए और उसको पढ़ के वो मनमुग्ध हो जाए। तो ऐसे कुछ व्यवस्था आपको करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ व्यवस्था आप करेंगे उपसंहार में, यानी कि निष्कर्ष में, कंक्लूजन में। तो बस आपको कंक्लूजन जो है 7-8 लाइनों में लिखना है अच्छे तरीके से, और उसी में सारा निचोड़, सारा ज्ञान अपना पिरो देना है, बस यही करना है। बिहारी की तरह गागर में सागर भरने का काम आपको करना है, ठीक है। और जिस छात्र छात्रों ने ये कर लिया वही टॉपर बनते हैं और वही अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। आज तक का जो सीक्रेट था मैंने आपको बता दिया, और ये बात ध्यान रखिएगा, मैं अनुभव करके आप लोगों को अपना अनुभव पूरा का पूरा शेयर करता हूँ। एक भी बातें अब मैं छुपाता नहीं हूँ, जो भी मेरे पास है उससे मैं अपने से बेटर आपको देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि आपके अच्छे अंक आएंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं पे, आप कहो या ना कहो, लेकिन आपके मन में रहेगा कि हाँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है आपके अंत समय तक सहायता आपकी जो है करता रहा है, किसी भी क्षेत्र से रहा हो। चलिए, तो यहाँ पर निबल लिखना पड़ेगा। 50 अंकों का एक प्रश्न है, मतलब 50 नंबर एक प्रश्न के लिए है, और जनरली आपको यहाँ पर 50 नंबर का है, तो 40 नंबर से ऊपर आपको मिलेगा नहीं। ये बात मैं जो है खुले मंच पर बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई दो राय नहीं। 40 नंबर से आप ऊपर पाओगे नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा लिखें कि आपको 50 नंबर पूरा का पूरा मिले, और तो आपको 40 नंबर यहाँ से तो फिक्स ही कर लेना कि 40 नंबर से नीचे आना नहीं है। तो ये बात इस तरीके से लिखिएगा। बाकी 25-25 नंबर वाले में 22 नंबर 23 नंबर यहाँ तक मिल जाते हैं, तो आप उसको ज़रूर लिखें, ठीक। तो इस प्रकार से 25-25 नंबर का जो दूसरा होता है, 2 प्रश्न आपको जो है लघु उत्तरीय करने होंगे, और 1 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय को 1000 शब्दों में लिखना है, और 500 शब्दों में आपको वो लिखना है, ठीक है। 10 पन्ने में लिखना है, बात ध्यान रखिएगा पहले प्रश्न को, ओके, ये बात भूलिएगा मत। चलिए, देखिए, आपको ये कुछ इशूज़ दिए जाते हैं, कुछ सिलेबस में आपके जो है दिए गए हैं कि आखिरकार यहीं से आपके प्रश्न आने हैं, तो कौन कौन से आपको तैयार करना है, इसमें से मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन से एक प्रश्न आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। टेररिज्म से एक प्रश्न आता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आते तो सबसे प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूंगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी नेशनल इंटीग्रेशन माने जो है राष्ट्रीय एकीकरण, जो आपने मैंने बताया वो। टेररिज्म माने आप आतंकवाद जानते ही हो। इम्पैक्ट माने प्रभाव, और ग्लोबलाइजेशन माने होता है वैश्वीकरण इन इंडिया, यानी वैश्वीकरण की जो वैश्वीकरण होता है उसके बारे में। इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो होती है उसके बारे में यहाँ से पूछा। वो वुमेन जो है एम्पावरमेंट, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण है। तो ये प्रश्न तो मैं 100% यहाँ पर दावा कर रहा हूँ, ये प्रश्न अभी जा कर के आप लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ जाएगा आपके लिए। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में परिचय भी देता चलूँ आपका। तो राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ बता दें, क्या बता दें, थोड़ा चीज़ें आपको बताते चलें क्या के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा रिवीजन भी आपका हो जाएगा इसी प्रकार से। राष्ट्रीयकरण के बारे में आप समझते हैं ना, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया राष्ट्रीयकरण क्या होता है। आप देखिएगा, देखिए जैसे भारत जो देश है अपना, यहाँ पर तमाम सारे धर्म के लोग रहते हैं, तमाम सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, तमाम सारे जाति के लोग रहते हैं, ठीक है।
और समय समय पर क्या होता है, इनमें तमाम सारे परिवर्तन होते हैं। क्यों परिवर्तन होते हैं? इनकी हितों को लेकर के बहुत सारे संघर्ष होते हैं। लेकिन जब क्या होता है, कभी देश के जो है बाहरी आक्रमण का खतरा होता है कि कभी चीन आक्रमण करेगा या कभी पाकिस्तान के आक्रमण का खतरा होता है कि हाँ जो है कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करेगा, तो क्या होता है, ऐसी जब संभावना स्थिति उत्पन्न होती है, तब जो हम सब विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थों को भुला करके अपने अपने जो हम घर पर लड़ रहे से अब मान लेते हैं एकीकरण, मतलब यही समझिए एकीकरण वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत मान लेते हैं आपका घर है, उदाहरण के माध्यम समझो, और ऐसी भाषा का प्रयोग करके एक आध दो उदाहरण ऐसा आप दे देंगे एग्जाम्स में, एकदम से मनमुग्ध हो जाएगा आपका एग्जामिनर और आपको अच्छे अंक देगा। उदाहरण आपको जरूर देना है, हर प्रश्न में उदाहरण आपको पिरोना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपका घर है, आपके घर में आपके पापा 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई आपके पापा हैं, तो मन का हो कि आपके चाचा से आपके पापा से कभी कभी क्या होता है झगड़ा हो जाता है, टुनपुन हो जाता है, या कि आपकी चाची से मम्मी से थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक। लेकिन क्या हो कि आपके बगल कोई आपका पटीदार या भाई पटीदार है, बगल का घर है या कोई गांव का है, और आपके यहाँ से झगड़ा होता है, तो आपके पापा चाचा एक होकर के लाठी उस जाने जाएंगे चला लेना, एक होंगे ना तुरंत, भले ही उनमें दोनों में मतभेद है, दोनों में जो है आए दिनों शाम को झगड़ा होनी है, ठीक है, या उनके जो है आपकी मम्मी और चाची में झगड़ा होनी, कोई बाहर का आएगा लड़ने के लिए, तुरंत दोनों लोग जो है चल देंगे कि हाँ भाई ये अपना है। तो कहीं ना कहीं पे ये एकीकरण होता है, यानी कि अपने जो है एक एकत्रित हो जाए तो एकीकरण हो गया। तो जब राष्ट्रीय शब्द यानी कि नेशनल आगे लग गया, यानी जब देश के अंतर्गत बहुत सारी बाधाएं होने के बाद में देश में तमाम सारे धर्म, जाति, लिंग और तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं और तमाम सारे धार्मिक आधार पर हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद होता है। आप देख रहे होंगे इस समय तमाम सारे जो है विचारधाराएं, राजनीतिक जो एक प्रकार से जाटोकार हैं, वो लोग जो है अपनी रोटियां सेकने के लिए सांप्रदायिक दंगे वगैरह इधर उधर का आप देखे होंगे, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनसे थोड़ा सा आंतरिक जो है मन में आप देखेंगे कि मुस्लिमों को हिंदू के प्रति, हिंदुओं को मुस्लिमों के प्रति, सिखों के प्रति, या इसी प्रकार से जो धर्म है खासकर मुस्लिम और हिंदू का, तो खासकर बहुत ज़्यादा क्या रहा है, टकराव आपस में देखेंगे आप, लगातार शुरू से ही हिंसा होती आ रही दोनों के बीच में। तो इससे क्या होता है कि जो माहौल होता है देश का तो बिगड़ता ही है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं आपस में झगड़े कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो कि भारत की बात या पाकिस्तान अभी हमला कर दे, तो भारत के मुसलमान एक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर उनकी राष्ट्रीयता नहीं है, फिर समझ लीजिए इंडिया की। अगर वो जो है पाकिस्तान हमला करता है और वो जो है अपने भारत के हित में नहीं बोलते हैं, भारत को एक प्रकार सपोर्ट नहीं करते हैं उस स्थिति में, या इंडिया मैच और पाकिस्तान का था, अब पाकिस्तान उस मैच को जीत गया था, तो उसमें देखेंगे कुछ लोगों ने अपवाद स्वरूप बोला था, तो उनके ऊपर केस चल गया था ना, राष्ट्रपति लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये सब चीज़ें होती है। तो जब भी कोई जो है यूनिवर्सल मामला होता है, यूनिवर्सल मतलब मेरे कहने का मतलब कि कोई जो है वैश्वीकरण के स्तर पर कोई मामला होता है, तो उस पर राष्ट्र के जो लोग हैं भले ही आपस में झगड़े लड़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी एकत्र हो जाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम एकीकरण कहते हैं, और राष्ट्र में अगर क्या आता है तो राष्ट्रीय एकीकरण हो जाता है। तो ये चीज़ राष्ट्रीय एकीकरण हो गई आपकी, ठीक है। यहीं पर आप टेररिज्म की अगर बात करें, आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद से एक प्रश्न जरूर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आतंकवाद के कई कारण हैं, जैसे कि ब्रिटिश शासन के कारण से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और इसके कारण से उसने जो है ये सब चीज़ें फैला दी। विदेशी समर्थन मिलता है आतंकवादों को, इसलिए बढ़ती है। दलगत राजनीति के कारण से क्या होता है, राजनीति जो है आतंकवाद बढ़ता है। सामाजिक असंतोष फैला किसी के अंतर्गत तो भी वो जो है आतंकवादी बन जाता है। सांप्रदायिकता के कारण से लोग आतंकवादी बनते हैं। आप देखेंगे जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में सदैव तनाव सा माहौल बना है, और इसमें आप देखेंगे कि जो एक प्रकार से एक दूसरे से खून के प्यासे हो गए। आप 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात जो समाज जो है धार्मिक रूप से विभाजन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके कारण से क्या आतंकवाद बढ़ता है, जातिवाद से आतंकवाद बढ़ता है, और तमाम सारी चीज़ों के माध्यम से आतंकवाद बढ़ता है। आतंकवाद है क्या? आतंकवाद को परिभाषित करते हुए बृहद हिंदी कोश में इसकी परिभाषा दी गई और कहा गया कि आतंकवाद राष्ट्र या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भय उत्पादक उपायों का जो है अवलंबन होता है। ओके, यानी कि जब समाज के कुछ व्यक्ति या कोई समूह विधि सम्मत तरीकों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वह अपनी बात को मनवाने के लिए जो है सशस्त्र संघर्ष करना प्रारंभ कर देता है। यानी जो है वो नहीं डरता कि मुझे क्या दंड मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो एक प्रकार से अपनी बात मनवाने के लिए हाईजैक करेगा। तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों ने तो देखा होगा आतंकवाद के बारे में, ये चीज़ें होती है। और आतंकवाद अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और बल का प्रयोग का सहारा लेते हैं, और आम आदमी को आतंकवाद भयभीत करके समाज में अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, जिसके शासन में क्या होता है, जिससे शासन में अविश्वास फैलता है, सरकारें भी गिर जाती हैं आतंकवाद के कारण से। आप देखते हैं तो तमाम सारी चीज़ें। और आतंकवाद का स्वरूप आज के समय में देखा जाए तो औद्योगिक हो चुका है,
उचित कीमत चुन करके कोई भी आतंकवाद का प्रयोजक जो है बन जाता है और आतंकवादी घटनाएं या गतिविधियां जो है प्रारंभ कर देता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। आतंकवाद के कई सारे दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि जनजीवन में असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, घातक महामारियाँ फैलती हैं, आर्थिक जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, असमानताएं समाज में फैलती हैं, युद्ध का खतरा बढ़ जाता है, सत्ता का दुरुपयोग होता है, जान माल की व्यापक तरीके से हानि होती है, तमाम सारी चीज़ें। आतंकवाद को दूर करने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि आप देखेंगे कश्मीर में जो है हथियारों को लोग जमा करते थे और पत्थरबाजी करते थे, आज देखिए सब खत्म है और उसमें धारा 370 भी कहीं ना कहीं पे हट गई, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट हुआ। आतंकवाद की गतिविधियों को वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल में लाया गया। दूसरी बात है कि आतंकवाद पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग गुप्तचर एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो आतंकवादी जो गतिविधियाँ हो रही उनका पता लगाती रहे। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों से किसी तरह का राजनीतिक समझौता ना किया जाए। दूषित राजनीति के कारण क्या होता है कि इस तरह का कोई भी समझौता भविष्य में आतंकवादियों को फिर से सक्रिय होने का अवसर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये चीज़ें आप अगर वो आतंकवादी करें, आतंकवाद एक मूवी अभी आई है, अभी जल्द ही आई है, अटैक मूवी है, हालांकि मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अटैक मूवी जो आई है जॉन अब्राहम की है, बड़ी धाकड़ मूवी है, मैंने देखी उसको। उसमें आप देखेंगे राजनीतिक गतिविधि जो होती है उसमें टेररिज्म के बारे में है। तो जो है आप पेपर दे करके आइएगा, खाली होइएगा, पेपर हो जाए आपका, तो एक बार मूवी आप देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है। तो उसमें आप देखेंगे कि जॉन अब्राहम जो होता है वो लास्ट में जो है अंदर होते हैं और जब वो कहता है कि नेगोशिएशन कर लो, यानी कि जो है समझौता कर लो, क्या कर लो, समझौता कर लो, तो राजनीति वाला जो होता है यानी कि जो गृह मंत्री होता है, पीएम भी उसी संसद भवन को कब्जा कर लेते हैं आतंकवादी जो लोग होते हैं। तो क्या होता है कि संसद भवन जब कब्जा हो जाता है तो उसके अंडर में हो जाता है, तो उसमें जो है ये रहता है, ये सुपर हीरो के तरीके से इसके जो है मतलब बीमारी मतलब कि गोली लग जाती है, तो इसके कारण से क्या होता है कि इनका शरीर काम नहीं करता जॉन अब्राहम का, और उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें होती हैं और उसमें एक मशीन आती है, उस मशीन लगा देते हैं इनके ऊपर। हालांकि उसकी पूरी स्टोरी लंबी है, क्या मशीन का नाम है ये सब मैं रिसर्च करके नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखी, बड़ी अच्छी मूवी है। तो उसमें इसका शरीर काम करने लगता है सुपर हीरो की तरीके से, एक प्रकार सोचिए, इसके दिमाग में पूरी 3D से कहा, इसके अंदर एक जो है ऐसे करें ना रोबोट जो होता है ना वो फिक्स कर जाता है दिमाग में, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि हॉलीवुड मूवी के टक्कर की मूवी है, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इसमें जो राजनीति का होता है वो कहता है कि नहीं जो है छोड़ दो उसको, तो जो टेररिस्ट बंद है जेल में उसको छोड़ दो, तो उसको छोड़ने के लिए लोग बोल देते हैं। और जब छोड़ देते हैं उसको, तो भाई देखो, जब आप एक बार उसने देखा कि हाँ भाई मेरा कोई बंदा बंद है जेल में, उसको मैंने छुड़वा लिया, तो उसके कारण से होता क्या है, जब वो छूट जाता तो लोग और आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं। तो ये इस पर हो कि जो है छोड़े ओड़े ना किसी को किसी तरीके से, लेकिन फिर भी मजबूरी होती भाई छोड़ना भी, तो कई चीज़ें हैं, तो उस पर बारे में स्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से डिसीजन लिया जाना चाहिए, ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन इंडिया, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण की बात की जाए तो सामान्य अर्थ में देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करना ही या फिर संबंधित करना, यही आपका वैश्वीकरण होता है। और भारत के संदर्भ में इसका मतलब ये है कि विदेशी कंपनियों को भारत की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देना और इस प्रकार विदेशी निवेश यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी अनुमति दे देना, और विदेशी विनिमय नियंत्रण जैसे कानूनों को धीरे धीरे समाप्त करना, भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग की अनुमति देना, मात्रात्मक प्रतिबंधों के स्थान पर प्रशुल्कों को जो है प्रतिस्थापित करना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें, ताकि जो है विदेशी कंपनियां आएँ और यहाँ पर काम करें और जो है अच्छे तरीके से टैक्स पे करें, और इससे क्या हो, वैश्वीकरण जो है वो आगे हो सके। ओके, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो है आपसे पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, ये इसके बारे में पूछे। जनसंचार एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सब पूछ सकता है आपसे। तो आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के तहत आप देखेंगे लगातार जो है पिछले 2 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जनसंचार में आप देखेंगे गतिशील तमाम प्रकार के और प्रभावशाली साधनों का विकास हुआ है। मोबाइल फ़ोन हुआ, टीवी हो गई आपकी, और बड़े बड़े फ़ोन हो गए। आप पहले देखते थे कि तार जो है बात करते थे, तार के माध्यम से बात होती थी, चिट्ठी आती थी, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले गए, ऐसे लोग जो है बिलाप किया करते थे पहले। करे बिलाप अनेक प्रकारा परे भूमतल बारे बारा, ठीक, इस प्रकार से होता था। लेकिन अब क्या है, आप जो है आप वीडियो कॉल कर सकते हो अगर कोई अलग गया हुआ है, या आप फ़ोन कर सकते हो,
ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अब इतनी सुविधा हो चुकी है, आप देखेंगे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे। और नेट के माध्यम से आप अपने घर में बैठ कर ही पूरी दुनिया देख सकते हो। आप अपने घर पे बैठ करके, आप पंखे के नीचे बैठ करके आसानी से मेरी वीडियो देख रहे हो। कल आपका पेपर है और आप जो है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप लेटे हो, मोबाइल लिया, ईयरफोन लगाया कान में, या फिर ईयरफोन नहीं लगाया, आप आसानी से वीडियो को देख रहे हो, आपके दिमाग के अंदर कुछ जानकारी ही जा रही। तो ये सब क्या है? ये सब जो है जनसंचार या फिर प्रौद्योगिकी ही है, जो कि एक प्रकार से बढ़ रही है। आप देखेंगे प्रेस और रेडियो, टीवी, इन सभी के माध्यम से तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। और आप देखेंगे इसके माध्यम से गलत प्रभाव भी पड़ते हैं और सही प्रभाव भी पड़ते हैं। अगर इसका प्रयोग सही दिशा में करते तो सही होगा, गलत की दिशा में करते गलत होगा। यही सब आपको लिखना है, बाकी कुछ और कोई ज़्यादा इसमें वो चीज़ नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट माने होता है महिला सशक्तिकरण। इसको लेकर के एक प्रश्न जरूर आएगा, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। देन आपका टेररिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार यानी कि जो है करप्शन इंडिया, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आएंगे एकदम कन्फर्म जान लीजिएगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो महिलाओं की हीन दशा को सुधारने के लिए और उसको मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए महिला सशक्तिकरण जो है एक कानून बना। और यही महिला सशक्तिकरण मतलब कहलाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, यही है। और भारत में आप देखेंगे प्राचीन काल से ही महिलाओं की जो है एक प्रकार से जो है भारतीय समाज में महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता था। लेकिन बीच में क्या होता है कि थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति डैमेज होती है, फिर ऊपर आती है, तो इस प्रकार चलता रहता है। और भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी, क्योंकि भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, भारत पिता की नहीं, भारत बप्पा की नहीं जय बोलते हैं, भारत माता की जय। इतना सम्मान और किसी देश की हो तो बताओ। हम लोग जो है जननी जन्मभूमि चा स्वर्गदयपि गरीयसी, हम लोग जननी और जन्मभूमि जो स्वर्ग से भी बढ़कर हमारे वेदों में पुराणों में बताई गई है। तो इतना टक्कर देने वाला कोई और देश हो है वह नहीं, ये बात मान लो आप। बस केवल फर्जी में आप लोग फटी कटी जीन्स देख करके वही सब पहनते घूमते हो इधर उधर, दुनिया भर का जो है टिटिम करते हो इधर उधर का। तमाम प्रकार चीज़ें में जो है आजकल आधुनिक जो है बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं। दुनिया भर का जो है ढोंग आज आप लोग कर रहे हो। पाश्चात्यकरण का एक प्रकार से क्या कर रहे हो आप, तो उनकी नकल कर रहे हो कि वो कटी फटी जीन्स पहनना। आजकल हीरो हीरोइन जो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा जो है ये जो है फटी जीन्स पहन के निकल गए। अब ये सब है, ठीक है, चलो फटी जीन्स पहन के निकल गए, तुम्हारे पास है पैसे रुपये, सही तरीके से आप सही जीन्स पहनो, सही तरीके से करो। ये क्या है कि आप फटी फटी जीन्स पहन करके बच्चों को और ज़्यादा जो है, पहले क्या था कि कंपनी में जब बन रहा था ये जीन्स, तो एक हुआ था कि फट गया था कोई कपड़ा, तो उसको पहन करके हीरो निकल गया, तो वही डैमेज जीन्स वही आजकल फैशन चल रहा है। हालांकि चलिए ये सब अलग की बातें हैं। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम सारे कानून बनाए गए, महिला कल्याण हेतु सरकारी प्रयास तमाम सारे किए गए। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 84 करोड़ थी, और जिसमें 40 करोड़ के आसपास महिलाएं थी। महिलाओं की स्थिति को सुधारा गया और तमाम प्रकार की कमेटी बनी। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया, और उसमें महिलाओं के विवाह विच्छेद, यानी कि हिंदुओं में था कि जो है महिलाएं जो होती हैं, अगर अर्थ मान लेते अपने जीवन साथी से अगर खुश नहीं है, वो किसी के साथ शादी अरेंज मैरिज हो गई है और अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं है, किसी भी मामले को लेकर के कई कारण हो सकते हैं इसके कि वो खुश नहीं है, तो उसके कारण से क्या होता था कि जो है महिलाएं बेचारी जो है दब करके रह जाती थी, उनको मारा पीटा जाता था, उन पर जो है बालाश्रम किए जाते थे और तमाम प्रकार के काम करवाए जाते थे, और दहेज को लेकर के तमाम सारे उत्पीड़न होते थे, नाना प्रकार की जो है चीज़ें होती थी। तो उन सभी को कहीं ना कहीं पे अब खत्म कर दिया गया। और विवाह विच्छेद यानी कि अब हिंदुओं में भी तलाक जैसी व्यवस्था हो गई है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट में जा करके तलाक ले सकते, विवाह विच्छेद हो सकता है। और विवाह विच्छेद भी एक समस्या है भारत की, ये बात जान लीजिएगा। विवाह विच्छेद क्या है? विवाह विच्छेद भी एक समस्या है। ओके, ये बात भी ध्यान। तो विवाह विच्छेद आपका भी क्या है? एक समस्या। तो वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाए। अलग अलग चीज़ें हुई हैं और अलग अलग चीज़ें की गई। इसमें आप देखेंगे 15 अगस्त 1995 ईस्वी को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना प्रारंभ की गई। आप देखेंगे अभी मोदी जी ने जो है क्या प्रारंभ किया, उज्ज्वला योजना दी, ताकि महिलाएं जो है एक प्रकार से जो निर्धन घरों की जो है महिलाएं हैं उनको जो है गैस सिलेंडर जो है मुहैया करवाया। ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, ये सब क्या है? ये सब मेरे भाई, ये सब महिला सशक्तिकरण को ही बढ़ावा देते हैं और महिलाओं को अच्छी सुविधा, अच्छी सुरक्षा मिल सके, महिलाएं पुरुषों के समान ही आगे बढ़ सके, इसको लेकर के आप देखेंगे अभी ही हाल ही में मोदी सरकार में ही महिलाओं को सेना के उच्च पदों पर भी रखना प्रारंभ कर दिया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर एक क्षेत्र में। तो ये चीज़ है। ओके, आगे बढ़ते भाई हम लोग।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके समझ करप्शन इन इंडिया। करप्शन इन इंडिया की बात की जाए तो यानी भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहा है। भ्रष्टाचार जो है भारत की सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं में से एक समस्या है, और अगर इसकी बात की तो राष्ट्रीय संकट का प्रमुख कारण माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यही सबसे बड़ा कारण होता है भ्रष्टाचार। राजनीति के जो एक प्रकार, अच्छा ज़रूरी नहीं कि राजनीति में ही भ्रष्टाचार हो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक प्रकार से एकदम से जो है भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि केवल राजनीति वाले भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार से राष्ट्र को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इससे सार्वजनिक जीवन में संधाड़ भी जो है एक प्रकार से आप देखेंगे नहीं फैली, वरन राष्ट्रीय चरित्र क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय चरित्र में कमी आती है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, खेल कूद हो, मनोरंजन हो, सभी में भ्रष्टाचार एकदम से भरा पड़ा है। आप हर सेक्टर में जाओगे भ्रष्टाचार मिलेगा। सरकार कितना कानून बनाती क्या क्या करती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है इससे क्या होता है, हर एक चीज़ में सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक, कोई क्षेत्र या व्यक्तिगत कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो। और लक्षण आप समान लक्षण हर क्षेत्र में देख सकते हो। भ्रष्टाचार के बारे में अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के बारे में अर्थ जो है इसकी परिभाषा को देते हुए बहुत सारे विद्वानों ने कहा भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत वे अनुचित व अवैधानिक साधन आते हैं जिनके द्वारा एक या कुछ लोग नकद या वस्तु के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमाते हैं, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार जो होता है अवैधानिक तथा अनुचित रूप से व्यक्तिगत लाभ कमाना होता है। इसमें समाज और समुदाय के हितों की क्या होती है, हानि होती है। पद का दुरुपयोग किया जाता है, कर्तव्य की अवहेलना की जाती है अपने। भ्रष्टाचार जो होता है किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज आप देखेंगे राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में, नाना प्रकार के क्षेत्रों में आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो है भ्रष्टाचार जो है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के तमाम सारे जो है चीज़ें, जैसे कि नैतिक क्रांति करी जाए, अप्रत्यक्ष चुनाव हो, शीघ्र कार्रवाई की जाए, रिश्वत लेने वाले को दंड दिया जाए अच्छे तरीके से। और एक प्रकार से गुलजारीदार लंदन ने रिश्वत लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी कही थी इसके बारे में। ठीक है, और स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, और विभागाधिकारी जो है उनके दायित्व का निर्वाह जो है एक प्रकार से सही तरीके से वो करे। इसी प्रकार नेताओं के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए सेक्टर में, यानी कि हर सेक्टर में नेता लोग ना कूद पाएँ। तो जैसे आप देखते कोई सेक्टर हुआ कि मान नौकरी मिल रही है तो नेता मंत्री के सिफारिश से किसी को नौकरी ना मिले, ये चीज़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हो जाए तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। भ्रष्टाचार के कई कारण जैसे कि भौतिक कारण होते हैं, और तमाम सारे सरकारी तंत्र के विस्तार के कारण से, बढ़ती हुई महंगाई से भ्रष्टाचार बढ़ता है। नौकरशाही के अभाव में जो है एक प्रकार से ये बढ़ता है। ठीक है, व्यापारी खर्च यानी जो व्यापारी वर्ग इनके कारण से जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकारी नियंत्रण कम हुआ तो इसके कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता है। ट्रस्ट या आश्रम में भ्रष्टाचार आप देखेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। इसमें लोग पैसे जमा करते हैं क्योंकि ये टैक्स जो है फ्री कहीं कहीं पे होता है, तो ये चीज़ें ठीक है ये चीज़ होती है। तो भ्रष्टाचार राजनीति में, तो राजनीति में एक प्रकार से जब भी हम भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो पता नहीं क्यों नेताओं का नाम मेरे सामने आता है। मतलब नेता लोगों को ऐसा, सभी लोगों को ये लगता होगा कि भ्रष्टाचार मतलब केवल नेता लोग ही हैं ना, ऐसा लगता है ना। ऐसा नहीं कि केवल नेता ही भ्रष्टाचार। अच्छा, मैं नेता के घर से नहीं हूँ कि आप सोचें कि सर जी नेता की बड़ाई कर रहे हैं, नेता की। बिल्कुल नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यहाँ तक कि न्यायपालिका के ऊपर तो उतना ज़्यादा जो है प्रकार से वो लोग तो एकदम सिक्योर होते हैं, इसमें भ्रष्टाचार कम है न्यायपालिका में आप देखेंगे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में, या फिर भी वहाँ पे ना के बराबर है, और होना भी चाहिए न्यायपालिका में। लेकिन आप देखेंगे हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्यापा पड़ा है, कोई भी क्षेत्र आपका बचा नहीं है। तो आपसे औद्योगिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पूछा सकता है, और धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। ठीक है, हर धर्म में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, ये चीज़ें। अगला है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के प्रश्न आएगा, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो आप देखिए पर्यावरण की बात की है तो प्रदूषण मतलब होता है जब क्या होगा कि कोई चीज़ है प्रकृति के हिसाब से, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ थी, उसमें क्या होता है कि कृत्रिम चीज़ों के कारण से क्या होता है उसमें मूलचूल जो है उसके मूल में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसके जड़ में परिवर्तन हो जाता है। तो वो चीज़ आपकी पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन होती है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी आप देखेंगे लगातार मनुष्य जो है अपने जो है कार्यों को लेकर के आप देखेंगे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की रेडियो एक्टिव तरंगें जो है उत्पन्न होती हैं, इसके कारण से जो है पक्षी तमाम सारे मर रहे हैं।
आप देखेंगे पानी यानी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जो है जल प्रदूषण फैलता है। वायु में तमाम तरीके से रेफ्रिजरेटर और कूलर, फ्रिज, इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो है सैटेलाइट्स वगैरह, इन सभी के कारण से बहुत सारी चीज़ें ऐसी गैसें निकलती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से मेरे प्यारे दोस्तों CFC वगैरह की बढ़ावा मिलता है रेफ्रिजरेटर वगैरह से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती। तो ये कहीं ना कहीं पे ये सब पॉपुलेशन है, मतलब पॉल्यूशन है, मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सभी में आप देखेंगे। और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, यानी कि आप देखेंगे तीखी ध्वनि, आवाज़ से तो तमाम सारी ध्वनि से यंत्र हो गए, मशीनें हो गई, और जहाज हो गए, रॉकेट हो गए, टेलीविज़न हो गए, पटाखे हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, आप देखेंगे हर क्षेत्र में ये चीज़ें। ओके, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं पे इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होते हैं, कि जो तरंगें उत्पन्न होती है, ये सब। ठीक, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी आया था 1986 में, तो इसके बारे में भी पूछ सकता है। पर्यावरण अधिनियम जो है, ये प्रश्न तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के एक प्रश्न आना है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। 1986 ईस्वी में आया था कानून इसको लेकर के, उसमें कई प्रकार की बातें कही गई थी कि पर्यावरण की जो है गुणवत्ता के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई थी। और अधिनियम को उल्लंघन करने वालों के लिए अधिनियम में कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है। और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले दीवानी अदालतों में जो है देखे नहीं जाएंगे, ये बात भी इसमें बताई गई थी। ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें थी इसमें। इसके अलावा आप देखेंगे तमाम प्रकार के 1985 में, 1981 में राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना 1981 में होती है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड 1985 ईस्वी में मृदा पॉल्यूशन को सुधारने के लिए। ठीक है, और जो है तमाम प्रकार चीज़ों को लेकर के अलग अलग जो है चीज़ें बनाएगी, जिसके कारण से क्या होता है कि पर्यावरण में सुधार ला सके। अगला है इम्पैक्ट जो ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, इसका मतलब होता है जो है अर्बनाइजेशन माने होता है नगरीकरण। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण की अगर बात की जाती है, तो नगरों के आकार में वृद्धि होती है, या फिर सामुदायिक जीवन का ह्रास होता है, फैशन और बाह्य आडंबर में वृद्धि होती है। इससे मैंने बताया कटी फटी जींस पहन रहे हो, तो ये औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हो, नगरीकरण की तरफ बढ़ रहे हो आप। नगर और शहर, ये तो औद्योगिकरण मतलब क्या होता है कि उद्योगों का विकास जिस क्षेत्र में हो रहा है, तो औद्योगिकरण हो रहा है। ठीक, उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं, और उद्योगों के बढ़ने से जो है क्या बढ़ता है, नगरीकरण बढ़ता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें होती है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नगरीकरण क्या होता है, साधारण रूप में नगरीकरण के विकास के सुंदर रूप में ही नगरीकरण शब्द का उपयोग किया जाता है, और इसका अर्थ है कि व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय आवास की ओर बढ़ना। दूसरी बात यह कि व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य के स्थान पर गैर कृषि कार्यों को ग्रहण करना। दो चीज़ें हैं, एक तो कि गांव से निकल के बाहर में आप बसना, शहर में बसना। दूसरा चीज़ वैसे नगरीकरण एक प्रक्रिया होती है, शहरीकरण एक प्रक्रिया होती है, या फिर औद्योगिकरण एक प्रक्रिया होती है। तो उद्योग जहाँ पर बनते हैं, वो उद्योग बनने की जो प्रक्रिया होती है, उद्योग एक प्रकार से इंडस्ट्री जो बढ़ रही है, वो एक प्रक्रिया हो रही है, तो वो प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, उद्योगों के विकास को हम औद्योगिकरण कहते हैं। और नगरों की ओर आवास को आप गैर कृषि कार्य करें, यानी कि कृषि के कार्य को छोड़ करके आप कोई दूसरा व्यवसाय, कोई पेशा करते हो, तो वो आपका नगरीकरण की तरफ आता है, नगरीकरण को इशारा करता है। नगरीकरण और औद्योगिकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में नगरीकरण के बहुत सारे कारण, जैसे कि जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण के कारण से नगरीकरण बढ़ा है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण से बढ़ा है, यातायात के साधनों के विकास हो गए, इसके कारण से लोग जो है अलग अलग स्थानों में बसने लगे, संदेश के जो साधन है यानी संदेश वाहन यानी कि मोबाइल फ़ोन, इन सभी का विस्तार हो, लोगों ने शहरों की जो है माहौल को देखा, वहाँ पर देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो है अपने जो है लोग टहलना पसंद करने लगे, वहीं पर टहले, अच्छा लगा उनको, वहीं पर बस गए। फिर कुछ दिन के बाद होता है कि अब जो है अब यार गाँव में रहना, शहरों में कि एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करेगा यार, अब जाओ फर्जी पड़े रहो वहीं पर। ठीक है, और कृषि में नवीन उपकरणों का प्रयोग, व्यापारिक क्षेत्र आप देखेंगे उसमें उन्नति हो रही, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, शहरों में आप देखेंगे राजनीतिक दलों का विकास, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसलिए औद्योगिकरण और नगरीकरण कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एक ही सिक्के के दो पहलू है, और नगरीकरण के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, औद्योगिकरण के लिए नगरीकरण आवश्यक है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब आपसे एग्जाम से हो सकता है, नगरीकरण और औद्योगिकरण में से एक प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समझ है पॉल्यूशन जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्यात्मक जो एक प्रकार से जनसंख्या का एक प्रकार से जो विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बताना था। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, और इसी प्रकार से बहुत सारे सिद्धांत और भी दिए गए हैं, उसके बारे में आप जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, और इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि जनसंख्या बढ़ने की विवाह की अनिवार्यता तथा कम उम्र में अगर विवाह होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रभाव से जनसंख्या बढ़ती है, प्रचलित धार्मिक विश्वास में आप देखेंगे, मुसलमानों में आप देखेंगे लगातार जो है जनसंख्या बढ़ाते लोग की, ताकि जो है भारत में जो है मुस्लिम लोगों की बहुलता हो जाए। बहुत सारे नेता लोग ये बताते हैं कि हाँ
10 बच्चे 20 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, ऐसे बोलते हैं जा कर के वहाँ पे। लेकिन जो है, और जो बेचारे मुस्लिम हमारे पढ़े लिखे नहीं भाई नहीं, वो बेचारे उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारे आज देखिए बहुत सारे मुस्लिम बंधु बहुत आगे निकल गए और पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो लोगों को पता है कि हाँ भाई जो है बच्चे पैदा कर लेंगे तो मुझे को खिलाना पड़ेगा, मुझे को सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी, तो वो सी चीज़ों को देखने के बाद मैनेज करते हैं। तो ये सब आप इन सभी की बातों का मेंशन कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हिंदुओं में प्रथा प्रचलित है कि अगर मान लेते हैं लड़की हो गई पहले, तो फिर लड़का एक होना जरूरी है, क्योंकि आग वही देगा, अगर वो आग नहीं देता तो उसके कारण से उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये चीज़ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थों की जो है पूर्ति नहीं होती है जब तक लड़का नहीं होता किसी व्यक्ति के। तो उसी के चक्कर में क्या होता है कि लड़की होती है, तो 3-4 लड़की होगी तो उसके अंदर लड़का जो है लास्ट में वेट करते करते तो इससे जनसंख्या भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें है धार्मिक विश्वासों के कारण से। ओके, गर्म जलवायु है भारत की, आप देखेंगे भारत में गर्म जलवायु है और लोग यहाँ पर जो है इसमें जो है देखेंगे, आप देखेंगे इसमें मृत्यु दर जो है कहीं ना कहीं पे भारत में जो है जन्म दर की संख्या में कम ही रही है और प्रजनन क्षमता जो भारत की ज़्यादा ही रही है। गर्म जलवायु है यहाँ की और लोग जो है ज़्यादा जो है एक प्रकार से इस मामले में ज़्यादा रुचि लेते हैं भारत के लोग, और बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से उनके शरीर में या फिर एक प्रकार से बोले तो ज़्यादा एक प्रकार से धार्मिक जो है गर्म जलवायु होने के कारण से उनकी इच्छा जो होती है बहुत ज़्यादा जो है प्रबल होती है अन्य देशों की अपेक्षा। इसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि होती है। मनोरंजन के अन्य साधनों की अगर कमी है तो लोग उसी में जो है दिमाग लगाते रहते हैं और कारण से इसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। आप देखेंगे जो है आपकी लॉकडाउन में जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है। अब जनसंख्या जो हुई है जो है उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि भारत में परिवार नियोजन का अभाव है, गर्भ निरोधक जो सुविधाएं हैं उनकी कमी भी रही है। और लोग अगर अब तो भाई सारी चीज़ें की व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था की जनसंख्या पर रोक नियंत्रण लगाया सके, और लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग फुल यूज करते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है कि कहने का मतलब ये है मेरे कि लोग जानकार हैं और लोगों को सोचना चाहिए कि जनसंख्या अगर बढ़ाएंगे तो ये जो है राजनीतिक मतलब कि जो है कहीं ना कहीं पे ये मत सोचे कि जो है पहले माना था कि हाँ जो है जनसंख्या ही धन है। हालांकि रूस में जनसंख्या ही धन है, ये बात कन्फर्म है, सत्य है। लेकिन दो हो यार, हम दो हमारे दो ही सही है, ठीक है। मृत्यु दर अपने यहाँ पर कम है, पारिवारिक मान्यता भी होती है लोगों में, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से इनको देखिएगा, जो भारत में एक प्रकार से इम्बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है इनके बारे में देखिएगा। और अगला वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो है जो एक प्रकार से एक प्रकार से डीजनरेशन इन मोरल्स एंड मैनर्स, यानी कि जो तौर तरीके हैं, जो मोरल्स यानी कि जो नैतिकता है, आपकी नैतिकता के बारे में अगर बात की जाए तो नैतिकता और जो आपके तौर तरीके हैं इनमें आप देखेंगे लगातार कमी आ रही। जो मैंने बताया नहीं था कटी फटी जींस पहन के घूम रहे हैं, तो वो चीज़ नैतिकता में कमी है आपके। आप लोग तू बे अरे बे ऐसे करके बात करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि ठीक है। आप देखेंगे हालांकि वो भाषा एक विशेष भाषा है, जैसे कि आप देखेंगे ब्रज भाषा में अबे तू किधर जा रहा है, इस प्रकार से बोले। दिल्ली उल्ली में अबे क्या कर रहा है तू, ये सब बोलेंगे। ये देखिए ये जो है पश्चिमी हिंदी की प्रभाव है, पश्चिमी हिंदी में खास करके खड़ी बोली का प्रभाव है, ठीक। और वहीं पर आप देखिए पूर्वी हिंदी हम लोगों के यहाँ पर देखते हैं, और भैया जी कहाँ जा रहे हैं ऐसे बोलेंगे, का मुन्नवा कहाँ जा तो भाई, अरे वीर कहाँ जा तो भाई, आओ चलो जी समोसा खाई चलो हाउस, ऐसे प्यार से बोलेंगे। लगेगा अरे दादा कितना ज़्यादा मधुर बाणी बोल दी, ठीक है। ना ही खाएगा मैंने समोसा, चल दें चलो भाई चलो टहरिए, देखे कब चाय पी लिए। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए, और आजकल देखेंगे शहरों में लोग अपने माता पिता का जो है पैर छूना या फिर अपने रिश्तेदारों का नातेदारी व्यवस्था जो उसका ह्रास हो रहा है, लोग उनका पैर छूना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और माता पिता उनके जो है बगल कमरे में बैठे हैं, वो अलग मोबाइल में घुसे पड़े हैं, और उधर बगल में बैठे हैं, पप्पा अलग मोबाइल चलावत हैं, लड़का अलग मोबाइल में बिजी है। बाहर देखें कि जो है दूसरा कोई व्यक्ति वो अलग मोबाइल में बिजी है, बगलिए बैठा लेकिन बातचीत नहीं करते कि हाँ पप्पा तू कौन में रहो, पूछें लड़का तू कौन में रहो, हाल चाल नहीं हो रहा है। कोनो बुढ़वा घर में पड़ा तो उसको पनियों नहीं पूछें कि हाँ पानी दे दो सार वार माँ, बैठा है बैठा रहो किनारे, टीवी चलाए नहीं देखा था सब बैठा। इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होती है। और आजकल देखिए जो है बाजारवाद पूंजीवाद इतना बढ़ चुका है कि जो समाजवाद है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, और लोग वही अच्छा समझते हैं कि बस एसी लगवाए कोई माँ परा रहा रूम में और कहूँ बहिरे जाएगा नहीं है, सामाजिक मतलब नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस वही जो है चीज़ें है, पैसे रुपया सब कुछ है, बाकी कुछ है ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे यही सब चीज़ें हैं। और अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश से पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, पैसे रुपये को बढ़ावा देते हैं, ठीक है।
वो सोचते हैं कि पैसे रुपए से हर चीज़, लेकिन कभी आप देखेंगे पैसे रुपए से आप जो है इज्जत नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, सम्मान। आप आपसे लोग डरेंगे लेकिन आपकी इज्जत नहीं करेंगे, बात ध्यान रखेंगे। आजकल आप जाकर के किसी से कहो कि ये लो ले लो, किसी को जाकर के दो, कुछ चीज़ नहीं लेगा। कोई गरीब व्यक्ति होगा, आप उसकी मदद भी करोगे तो कहेगा नहीं नहीं आप रखे रहिए उसका, मैं मदद नहीं लूँगा, वो अपने दम पर करेगा। तो गरीब बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अमीरों के पास स्वाभिमानी, अमीरों के पास इज्जत उतनी कम होती है अमीरों के पास, आप देखेंगे। लेकिन गरीबों के पास इज्जत बहुत होती है, वो अपनी इज्जत के लिए कार्य करते हैं। गरीब लोग जो है, अमीर लोग अपनी इज्जत बेच करके पैसे कमाते हैं। ये बात तय है, एकदम से सत्य है। और ये मैं जो है प्रकार से इसमें किसी को बुरा लगने की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी को बुरा लगे। लेकिन फिर भी ये देखेंगे तो ये सब कहने का मोरल्स, यानी कि जो संस्कृति अपनी आप जो है पूजा हो या हर एक धार्मिक जो प्रभाव है घटता जा रहा है। लोग जो है भगवान को या फिर प्रकृति पर सवाल उठा रहे हैं, धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, धर्म को नहीं मान रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है, ठीक है। और एक प्रकार से बुजुर्गों की समस्याएं, तमाम प्रकार के जो है पारिवारिक हिंसे, विवाह विच्छेद, तो टिन पुन हुआ, 2 बार जो है पति पत्नी में लड़ाई हुई और चलो तलाक दे दिया, चलो कोर्ट कचहरी चक्कर घूमो, ये दुनिया भर का टिटिम। आप देखेंगे शादी हो गई उसके बाद में भी अफेयर चल रहे हैं इधर उधर, ये सब अब ही हो रहे हैं, पहले नहीं थे। फ़ोन मोबाइल चला, आजकल घर में बैठे हैं और रात में क्या हुआ कि आप जो है अपने पति के पास हैं, बैठे हैं या अपनी पत्नी के पास है, वहीं से आप चैटिंग दूसरे से कर रहे हो, बगल में है वो, उससे दो जो है बात नहीं कर रहे हो कि अच्छी प्यारी मीठी मीठी बात करें, बैठ करके जो है अंडरस्टैंडिंग पावर को अपनी बढ़ाएं। आप दूसरे से जो है डिजिटल दुनिया में फंसे पड़े, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहे हो, सोते हुए ये डाल रहे हो, ये चीज़ें हैं। या फिर तुरंत कहीं निकले, ये यहाँ पर जो है कैप्शन डाला, ये यहाँ पर घूमते हुए फ़ोटो डालेंगे, लगेगा कि कितना ज़्यादा प्यार है फैमिली में, फैमिली पिक। लेकिन अभी जाओ कर घर पे बैठ जाओ, फैमिली कितना ये एक दूसरे से बात ही पे पसंद करने पर जो है कैसा कि बातचीत कर लेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ओके। तो ये था सिलेबस डिस्कशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, तृतीय प्रश्न पत्र में कुछ सामाजिक मुद्दों पर आपसे निबंध पूछा जाएगा, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न पत्र में आपके जो पेपर आएंगे, पेपर में तृतीय प्रश्न पत्र सामाजिक मुद्दे पर निबंध, यानी इशूज एंड सोशल जो है एक प्रकार से, यानी कि सामाजिक मुद्दों पर निबंध, यानी कि एसेज ऑन सोशल इशूज, ओके। यहाँ पर देखिएगा कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ से 1 प्रश्न और खंड बाग से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और 2022 का ये एक प्रकार से बोले तो पेपर है। 2022 में ऐसे पेपर आया था, 2020 में, और 2021 का पेपर भी मैंने आपके चैनल पर दे दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और 2022-20 का पेपर है, इसमें से प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे आपकी परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे। देखिएगा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। देखिए न्यूनतम आपको 1000 शब्दों में लिखना है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण को भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न ये तो पढ़ लीजिए, भ्रष्टाचार से आपके समझते हैं, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वही भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या पर लेख। ये दोनों तय हैं, इस बार भी आएगा, ये दोनों तय हैं, इस बार आएगा, एकदम से पढ़ लीजिएगा। भ्रष्टाचार और भारत में जनसंख्या विस्फोट, और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आतंकवाद वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आएंगे, वो छोटे छोटे वाले में हो सकता है, बड़े में भी आ जाए, तो पढ़ लीजिएगा। कुछ भी आता है आप बना करके भी बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। जरूर नहीं कि आप जो बुक में लिखा वही जा करके लिख दीजिएगा, और ऐसा भी जरूर नहीं कि जो बात बुक में लिखी है वो सत्य भी है। ये बात आप बिल्कुल ही विश्वास मत करिएगा। आपके विचार क्या कर रहे हैं, आपका नैतिक कर्तव्य क्या कर रहा है, और आपने अभी तक क्या सीखा, क्या पढ़ा, उसको भी आप उसमें बयां कर सकते हैं। वो आपके विचार है, आपके खुद के विचार हैं, और आप उससे क्या समझते हो, ये बात पूछी जाती है हमेशा, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा नोट, अगला आपका खंड है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त निबंध लिखिएगा, और 500 शब्दों में यहाँ पर लिखना है, और उसको 1000 शब्दों में, ऊपर वाला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण, ये पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा एकदम से इस बार भी। भारत में स्त्रियों की स्थिति, यानी कि महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में तो यही प्रश्न चाहे ऐसे पूछेगा, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के पूछे। ये अगला है सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सांप्रदायिकता जो है, यानी संप्रदायवाद, आप देख कम्युनलिज्म जिसको आप कहते हैं, कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को एक प्रकार से ब्लेम, या फिर अपनी कम्युनिटी को ऊंचा उठाने के लिए दूसरी कम्युनिटी को दबा करके अपने आप को ऊंचा उठाएं, ये चीज़ें होती है संप्रदायवाद। जातिवाद भी ये होता है, तो ये भी पूछा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा केसेस कम है, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। लेकिन जो मैं बता, औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव को एक बार जरूर देख लीजिएगा भारत में, ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, ओके। वहीं आधुनिक युग में नैतिक विचारों की में गिरावट, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मोरल जो एक प्रकार से, और आधुनिक युग में आप देखेंगे मोरल गिरावट तो बहुत ज़्यादा हो रही, तो ये प्रश्न बनना तय भी है। और एक प्रश्न और आपका मैंने बता दिया, जो धार्मिक हिसाब से जो अल्पसंख्यक है, इसको लेकर के हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी कि जो एक प्रकार से आप देखेंगे जो सांप्रदायिकता है, इसी को लेकर के एक प्रश्न, या इस सांप्रदायिकता से ही थोड़ा सा रिलेट करके एक प्रश्न दे जाए। हिंदू मुस्लिम की जो एक प्रकार से जो, यानी राष्ट्रीय एकीकरण जो है उसी में ही आ जाएगा वो, तो राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ लेंगे, वो आपके समझ में आ जाएगा वो चीज़ें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इस समय विवाद तमाम सारे चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, इसको लेकर के चीज़ें हो सकती हैं बन जाए प्रश्न, लेकिन उतना ज़्यादा अभी तक BA वगैरह वाले उतना ज़्यादा होशियार बहुत ज़्यादा है,
लेकिन उतने ज़्यादा जो है वो नहीं पूछते, ताकि बच्चे को ज़्यादा ये ना लगे, कठिन ना लगे। करंट से ज़्यादा जो है रिलेट करके प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो इसको लेकर के मैंने सोचा हो सकता है करंट को रिलेट पूछे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुविधा मैंने हर पेपर में देखा नहीं आई है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर आप तो जानते होंगे तमाम सारे मुद्दे, चलो तो ये चीज़ आपका हो गया, इतनी चीज़ें थी। और पेपर 1 में, पेपर 2 में तमाम सारे प्रश्न फंसे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, सारे के सारे प्रश्न आ रहे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अच्छे अंक आएँ। मैंने सोचा इसलिए आपको थोड़ा बहुत जानकारी इस चीज़ों के बारे में दे दी जाए उदाहरण के माध्यम से। तो आप लोग डरे रहते हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जो मर्जी आए बेटा, सॉरी भाई, सब कुछ लिखना। बहनें मेरी जो देख रही सभी, जो कुछ भी आपके पास डाटा माइंड में आ रहा है उस समय सब लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसा नहीं कि अभद्र लगी या गलत लगी, वो मत लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।